गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रैकवार फ्रॉम पारस एज वर्ल्ड। बेटा, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इस यूनिट में दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, पार्ट नंबर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। सो लेट्स बिगिन। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, पहली बात तो ये ध्यान रखना, यहां मैं इनकम बोल रहा हूं तो ये इनकम किसी पर्सन की नहीं है, ये पूरे नेशन की इनकम है। क्यों? मुझे कैसे पता है ये चीज? क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज मैक्रो लेवल पे देखी जाएगी, है ना। तो मैं जब भी ये इनकम वर्ड यूज कर रहा हूँ हमेशा उसका मतलब क्या हो रहा होगा? नेशनल इनकम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारे चैप्टर का नाम डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है ना। ठीक, अब ये नेशनल इनकम क्या होती है अभी देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो केवल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इसका हम मतलब जान रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का मतलब होता है उस स्टेज को पा लेना जहां पर हमारी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए। तो वो स्टेज जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ठीक, अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, यही हमको डिटेल में समझना है। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, नाम में लगा है एग्रीगेट डिमांड, यानी डिमांड का क्या कर देना? एग्रीगेशन कर देना। और एग्रीगेशन का मतलब सम कर देना, टोटल कर देना। किस चीज का? डिमांड का। और डिमांड मतलब क्या है? हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी कि कोई पर्सन किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए रेडी होता है, उसकी प्लानिंग करता है खरीदने की, उसी कमोडिटी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं? डिमांड कर देते हैं। लेकिन अगर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात नहीं करेंगे, हम पूरी कंट्री में जितनी भी कमोडिटीज है, मतलब जितने भी गुड्स हैं प्लस जितनी भी सर्विसेज हैं, सबकी बात कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंट्री में जितनी भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सबका हमको क्या करना है? सम करना है। वो हमारी बनेगी एग्रीगेट डिमांड। और कैसे सम करना है? तो देखो, जब इकोनॉमी के सारे पर्सन्स गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए रेडी हो जाए, प्लानिंग करें, विलिंग करें, तो हम कहेंगे इसको एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? आपकी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका सम है, उनकी वैल्यूज का सम है। कौन सी वैल्यूज का सम है? कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का सम है? जो कंट्री के सारे पर्सन्स खरीदने के लिए तैयार हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को ही हम 1 ईयर बोलते हैं। तो अब अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक कंट्री में एक साल में कंट्री के जितने भी लोग हैं, इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं, वो किसी कमोडिटी, किसी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जब तैयार होते हैं, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का सम ही क्या बन जाता है? आपका एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। तो अगर मैं इसको एकेडमिक लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू सम क्यों? क्योंकि एग्रीगेट है। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू का सम करना। कौन सी? दैट ऑल द पर्सन्स इन द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। के पीरियड ऑफ टाइम के लिए इकोनॉमी के सारे पर्सन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज का सम करना ही हो जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। अब बात आती है कि ये कौन कौन से पर्सन्स हैं जो इकोनॉमी में परचेज मतलब बाय करने के लिए, डिमांड करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमी में जितने भी पर्सन्स हैं उनकी 4 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी नंबर 1 हाउस होल्ड, कैटेगरी नंबर 2 जिसमें आएंगे प्रोड्यूसर्स, कैटेगरी नंबर 3 जिसमें आएगी गवर्नमेंट, कैटेगरी नंबर 4 जिसमें आएगा नेट एक्सपोर्ट। अब 4 जो है हमारे ये पर्सन्स, इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड।
कि एग्रीगेट डिमांड्स हालांकि किन से मिलकर बनी है, व्हाट आर द कंप्राइज ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड में क्या कंप्राइज होता है। तो क्या होता है, चार कौन कौन से बोले मैंने, एक तो मैंने बोला हाउस होल्ड, दूसरा मैंने बोला प्रोड्यूसर, तीसरा बोला गवर्नमेंट और चौथा बोला मैंने नेट एक्सपोर्ट। अब इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात आता है ये हाउस होल्ड, तो इसमें हम पूरा नाम इसका लिखते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जब हाउस होल्ड मतलब आम जनता गुड्स और सर्विसेज को खरीदने का प्लान करती है, उनकी डिमांड करने का सोचती है या खर्च करने के लिए तैयार होती है फाइनल गुड्स पर, तो उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हम जो भी खरीदने का प्लान कर रहे हैं वही एग्रीगेट डिमांड का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मैं कोई बाइक खरीदने का प्लान कर रहा हूं तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलूंगा। ठीक, इसमें मैंने एक वर्ड यूज कर दिया फाइनल गुड्स, अभी बताऊंगा जस्ट 2 मिनट बाद फाइनल गुड्स क्या होता है। दूसरा होता है हमारा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, और इसका एक और नाम होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और हम आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करेंगे ना कि प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मेरा एक हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा हुआ मेरा इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैंने इसमें बोला आपको कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए जो भी गुड्स या सर्विसेज का क्या करते हैं, बाय करने का प्लानिंग करते हैं, उसे आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे मान लो अंबानी है, अंबानी की कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उसे प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए उसे मशीन्स की जरूरत है, तो वो जो मशीन पर खर्चा करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो मैंने भी एक तरीके से एक मशीन ही खरीदी, मैं आम जनता के तौर पे मैंने जो बाइक खरीदी थी वो भी एक मशीन ही तो है एक तरीके से, लेकिन उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनल गुड्स। लेकिन अगर अंबानी खरीद रहा है कोई मशीनरी तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ। तो दोनों में फर्क क्या है, तो अब देख लो यहीं पे मैं फर्क बताऊंगा आपको, ये कंजम्पशन गुड्स का मतलब फाइनल गुड्स का, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको ये प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन गुड्स। तो आम जनता जब कोई कमोडिटी या गुड्स खरीदती है तो वो होता है फाइनल गुड्स, और अगर प्रोड्यूसर कोई गुड्स खरीदता है अपने प्रोडक्शन के लिए तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या प्रोड्यूसर गुड्स। कौन सा गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। तो कैसे पहचाने कि कोई गुड्स फाइनल गुड्स है या प्रोड्यूसर गुड्स है, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि खरीदने वाला कौन है और उसका पर्पस क्या है ना। जैसे हम फ्रिज खरीदते हैं, अब फ्रिज अगर मैंने खरीदा तो मैं क्या करूंगा, घर पे यूज करूंगा, आम जनता हूं भाई, मैं तो घर पे सब्जी भाजी रखूंगा, उसमें दूध वगैरह रखूंगा, ब्रेड्स रखूंगा, तो ये मेरे लिए जो फ्रिज है वो कौन सा होगा, फाइनल गुड्स होगा। ठीक, और जो मैंने प्रोड्यूसर गुड्स की अगर बात करूं तो देखना, अगर यही फ्रिज एक एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला खरीदता है, तो कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला अगर फ्रिज खरीदता है तो वो किस लिए खरीद रहा, ताकि वो उसकी सेल में, उसके प्रोडक्शन में यूज हो, ताकि वो कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करे, अपने फ्रिज में रखे। तो उन्हें प्रोडक्शन पर्पज से उस फ्रिज को खरीदा, तो वो फ्रिज उसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए वो क्या बनेगा, प्रोड्यूसर गुड्स बनेगा। तो एक ही गुड्स आपका कंज्यूमर गुड्स मतलब फाइनल गुड्स भी हो सकता है, और एक ही गुड्स आपका इन्वेस्टमेंट यानी प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है इस बात पे कि उस गुड्स को खरीदने के बाद उसके यूजेज क्या है। अगर उसका यूजेज आपका हाउस होल्ड का है, घर के लिए है, तो उसको आप बोलते हो कंज्यूमर गुड्स या फाइनल गुड्स, और अगर वो गुड्स आपके प्रोडक्शन में यूज होने वाला है तो उसको आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट, या बोलोगे आप उसको कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो आम जनता जो भी खर्चा कर रही है फाइनल गुड्स पे उसको हम बोलेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर प्रोड्यूसर कोई खर्चा कर रहा है अपने प्रोडक्शन के लिए तो उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ठीक इसी तरह जैसे आम जनता और कंपनीज फैक्ट्रीज खर्च कर रही हैं, ठीक इसी तरह गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी। तो गवर्नमेंट गुड्स पर जो भी खर्चा करती है, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी खर्चा करने की प्लानिंग करती है उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक कौन हो गया, आम जनता ने खर्चा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
फिर प्रोड्यूसर का खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथे नंबर पे आता है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट नाम में लगा है, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट को नेट कर दो। नेट कर दो मतलब आपने जितना एक्सपोर्ट किया है टोटल एक्सपोर्ट, उस टोटल एक्सपोर्ट में से टोटल इंपोर्ट को माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। यानी मैं नेट एक्सपोर्ट को बोलूं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट। तो टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस हमारा क्या बनता है, नेट एक्सपोर्ट बनता है। ये हमारा चौथा कंपोनेंट है। काय का कंपोनेंट है चौथा हमारा, ये एग्रीगेट डिमांड का है ना। और चारों में एक चीज देखो भाई, आपकी कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का वो खत्म होगा कैसे, जैसे देखो सबसे पहले हाउस होल्ड ले जाएगा, उसके बाद दूसरा कौन ले जाएगा, प्रोड्यूसर ले जाएगा, फिर जो प्रोडक्शन हुआ उसको कौन ले जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगी, और फिर एक्सपोर्ट मतलब फॉरेनर्स, तो फॉरेनर ले जाएगा आपके गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये चारों कंपोनेंट मिलके क्या बनते हैं, आपके एग्रीगेट डिमांड बनते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये चार कंपोनेंट ने मिलकर हमारे क्या बनाई, एग्रीगेट डिमांड बनाई। अब ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है जिसमें हमने चार कंपोनेंट लिए हैं, है तो एक्चुअल में चार ही कंपोनेंट, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें इसमें केवल दो ही कंपोनेंट को कवर करके चलना है, दैट इज कंज्यूमर एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दो कंपोनेंट को ही लेके हमें आगे बढ़ना है। तो आगे जब भी मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूंगा तो इस एग्रीगेट डिमांड में मैं केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्हीं दोनों की बात करूंगा। तो अभी हमने सबसे पहले देखा एग्रीगेट डिमांड कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी में सारे पर्सन मिलके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं एक साल के अंदर, उन सबका सम क्या बन जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। चार कंपोनेंट कौन से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। और चारों में मीनिंग क्या क्या आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कि कंज्यूमर फाइनल गुड्स पर जितना भी खर्चा करने के लिए तैयार है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के प्रोड्यूसर आपके प्रोडक्शन गुड्स पर, प्रोड्यूसर गुड्स पर जितना भी खर्चा करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी खर्चा तैयार करने के लिए, और चौथा नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। तो ये चार कंपोनेंट में हमको कौन से ध्यान रखने पर, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनके शॉर्ट फॉर्म भी रहेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से डिनोट करेंगे, फिर हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको जी से डिनोट करेंगे, और लास्टली जो आपका नेट एक्सपोर्ट है उसको हम एक्स एम इससे डिनोट करेंगे। तो ये हमने देखा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कैसे बनता है। तो देखो भाई, एग्रीगेट डिमांड में हमने देखा कि हमें केवल दो ही कंपोनेंट पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो कंजम्पशन और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या हुआ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, है ना। अब एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल आपको बताता है, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं ताकि आपको दिखने लगेगा। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल आपको बताता है कि आपकी जो इनकम है, इनकम मतलब नेशनल इनकम है ना, तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसका एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या रिलेशन होता है। मतलब ये शेड्यूल हमें शो करता है एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन किसके साथ में, नेशनल इनकम का रिलेशन किसके साथ में, एग्रीगेट डिमांड के साथ में। अब नेशनल इनकम और आपकी एग्रीगेट डिमांड के इस रिलेशन को हम एक शेड्यूल के फॉर्म में शो कर दें, एक टेबल के फॉर्म में शो कर दें, तो इसी को हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड। ठीक, तो नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशन है उसको टेबल के फॉर्म में शो करना क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। अब रिलेशन की अगर बात आई तो कैसा रिलेशन है ये भी बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब पॉजिटिव रिलेशन का तो आपको मतलब पता ही है, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या, कि जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड, जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे नेशनल इनकम कम होगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, है ना। तो इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं।
अब ये कैसे है, तो देखो सबसे पहले मैं रखता हूँ इनकम या नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को मैं काय से डिनोट कर रहा हूँ, वाई से। इनकम हो चाहे नेशनल इनकम, काय से डिनोट करते हैं हम, वाई से। तो मैंने इनकम को डिनोट कर दी काय से, वाई से, कि देखो इनकम मेरी है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ये क्या बताई मैंने, मेरी इनकम। अब इनकम के साथ मैं दूसरी चीज बताऊंगा, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खर्चा। अब देखो अगर मैं खर्चे की बात करूं तो मैं कितना खर्च करूंगा, ये भी तो इस बात पे ही डिपेंड करेगा ना कि मेरा इनकम कितनी है। जितनी मेरी इनकम होगी उतना मेरा खर्चा होगा। मतलब मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा खर्चा करूंगा, जितना कम कमाऊंगा उतना कम खर्चा करूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो क्या मैं खर्च ही नहीं करूंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कमा रहा तो कुछ नहीं खर्च कर रहा? भाई मैं कमाऊं चाहे नहीं कमाऊं, खाने के लिए तो खर्च करना पड़ेगा ना। भले उधार मांग के खर्च करूं पर खर्च तो करूंगा। तो ये बात सही है कि इनकम जितनी ज्यादा होगी मेरा खर्चा उतना ज्यादा होगा, इनकम जितनी कम होगी मेरा खर्चा भी उतना कम होगा। लेकिन अगर आप कोई मुझसे ये कहे कि भाई अगर तेरी इनकम है 0 है तो तेरा खर्चा भी 0 होगा, ये बात हजम नहीं हो सकती। क्योंकि इनकम हो ना हो खर्चा तो जरूर होगा, हाँ, पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फिर खर्चा भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जब मेरी इनकम 0 थी तब कंजम्पशन, मेरा खर्चा मैंने कितने रुपए दिखाए, 100 रुपए दिखाए। और अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं अपने खर्चे भी बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर इनकम बढ़ेगी तो अपने खर्चे भी बढ़ते हैं, गर्राने लगेंगे ना हम भाई कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा हम खर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे लोग बढ़ाते हैं। तो देखो इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकम 0 है उसके बाद भी मेरा खर्चा था। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया इनकम और कंजम्पशन। अब मैं रख रहा हूं साथ में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कैसे डिनोट कर रहे हैं हम, आई से। तो देखो आई में जो इन्वेस्टमेंट है वो हर जगह मैंने 100 लिख दिए। अब 100 लिख दिए इसका मतलब क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट कर दिया यानी फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब मैं चेंज नहीं कर रहा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करते हैं वो सब कांस्टेंट खर्चा कर रहे हैं हर बार। मतलब इनकम कितनी भी हो उनका खर्चा फिक्स है। कितने हैं, 100 रुपए। सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि इनकम 0 है तो भी जो इन्वेस्टर है वो 100 रुपए खर्च करेगा, इनकम 100 हो गई तो भी 100, इनकम 200 हो गई तो भी 100। इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अंबानी कितने भी इनकम कमा ले, वो गुड्स मशीनरी ये जो खरीदता है प्रोडक्शन के लिए वो हर बार 100 की खरीदेगा। यानी अंबानी 0 रुपए कमा रहा वो तो भी 100 रुपए की मशीनरी खरीदेगा, अंबानी 200 रुपए कमा रहा तो भी वो 100 रुपए की मशीनरी खरीदेगा, अंबानी 500 रुपए कमा रहा तो भी वो इन्वेस्टमेंट यानी मशीनरी कैपिटल गुड्स 200 रुपए 100 रुपए की खरीदेगा। तो हाँ बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अंबानी की इनकम वो कितनी कितनी भी कमा रहा हो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हर बार 100 रुपए का करेगा। मतलब उसकी इनकम बढ़े घटे या 0 हो वो अपने इन्वेस्टमेंट फिक्स रखता है। सर क्यों फिक्स रखता है, ऐसा नहीं हो सकता? तो इसके जवाब मैं जब इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा आपको तब वहां पे समझाऊंगा। अभी बस 2 क्लास बाद आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तब हम वहां जानेंगे कि क्यों उनने फिक्स रखे और ये फिक्स आखिर होते क्या है ना, और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है वहां हम और अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस आप इतना जान लो कि यहाँ पे इनकम के अकॉर्डिंग कंजम्पशन तो चेंज होता है लेकिन इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता। इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई उस पर इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, किस चीज का, हमारी इनकम का। अब हमने एग्रीगेट डिमांड देखना है, तो एग्रीगेट डिमांड का भी हमने मतलब देखा। एग्रीगेट डिमांड क्या बनती है हमारी, तो हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज मिलकर हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है सीबीएसई के सिलेबस में। अच्छा इसका एक नाम भी होता है, ये जो दो कंपोनेंट मिला के ही हमने एग्रीगेट डिमांड बनाई, इसका नाम होता है टू सेक्टर इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी। ये सब हम इकोनॉमी के टाइप जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, है ना, इसीलिए मैं अभी आपको नाम भी नहीं बता रहा था। तो अभी आपको नाम ध्यान भी नहीं रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में C प्लस आई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड रहेगा। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड देखो, एग्रीगेट डिमांड मैंने बराबर क्या बना लिया, C प्लस आई। अब यहाँ पे C और I दोनों को हम ऐड करते जाएंगे। जैसे पहली सिचुएशन में आप देखिए मेरा जो C है वो कितना है 100, I भी मेरा कितना है 100, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई 200। उसके बाद देखें मेरा C है 150 और मेरा जो I है वो कितना है 100, तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया 250। इसी तरीके से मैं C प्लस I ऐड कर करके क्या बनाते जा रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड बनाते जा रहा हूं। ठीक, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड बन गई।
अब आप देखें बेटा, ये जितने भी फिगर है सब मन से लिए, आप कोई भी फिगर मन से ले सकते हैं, बस रूल फॉलो रखना है। क्या कि जैसे मैंने एग्रीगेट जो पहले इनकम ली, वो जो मर्जी है आपकी वो ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कंजम्पशन जो मर्जी है वो ले लो, बस इतना ध्यान रखना जीरो इनकम पे कुछ तो कंजम्पशन आपको दिखाना है। तीसरा मैंने इन्वेस्टमेंट को फिक्स रखा, आपकी भी मर्जी कोई भी अमाउंट ले लो, बस फिक्स रखना। आपको 50 रुपए लेना 50 ले लो, 100 लेना 100 ले लो, 200 लेना 200 ले लो, पर उसको फिक्स रख देना। फिर एग्रीगेट डिमांड कैसे लगा मैंने, इसको मन से नहीं लिया, इसको मैंने कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दो फिगर से मिलके बनाया है। तो आपने जो भी सी और आई लिए होंगे उनको प्लस प्लस के एग्रीगेट डिमांड बन रही है। तो अब मेरा को तो क्या देख रहा हूं मैं देख रहा हूं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, जिसमें मुझे देखना है रिलेशन इनकम का और एग्रीगेट डिमांड का। तो अब आप इनकम और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों को देखते चलिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और अगर इनकम कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम है। तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड के इस रिलेशन को शो करने वाला ये टेबल, इस शेड्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। अब ये तो हमने देखा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व की। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, तो जैसा शेड्यूल था वैसा कर्व है। शेड्यूल क्या बताता था, इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच के रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में, तो कर्व क्या बताएगा, इनकम और एग्रीगेट डिमांड के रिलेशन को कर्व के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। और रिलेशन तो वही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता जाएगा। ठीक, तो अब इस ग्राफ को हम बोर्ड पे देखते हैं और फिर ये डायग्राम आपको नोट भी करना है। तो अब जो अभी आपको डिस्प्ले हो रहा था एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, उसी को मैंने यहाँ बोर्ड पे नोट कर दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या सीखना है, कर्व। उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सब आया कैसे, कि आपका जो इनकम थी वो मैंने मन से ली, आपकी जो मर्जी है वो फिगर ले सकते हो, जीरो से लेके कितने तक भी, है ना। उसके बाद कंजम्पशन कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आपको 10 रुपए लेना, 5 रुपए लेना, 500 रुपए लेना, जो मर्जी है वो ले सकते हो, बस जीरो नहीं ले सकते हो, क्योंकि किसी भी पर्सन का कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है। इनकम कितनी भी हो, कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इनकम जीरो है तो भी आप खर्च तो करोगे, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हम हमारे कंजम्पशन भी बढ़ाते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मतलब फिक्स रखना है। एग्रीगेट डिमांड आया सी प्लस आई से, यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ दो तो एग्रीगेट डिमांड हमारी आते जाती है। जैसे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जोड़ा 200, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जोड़ा 250, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जोड़ा 300 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी एग्रीगेट डिमांड आ गई। अब इसी को हमें कर्व के फॉर्म में शो करना है, तो यहाँ पे हमको स्केल लेना सॉरी यहाँ पे हमको ग्राफ लेना पड़ेगा, जिसमें एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे हमारी इनकम को, और इनकम को हमने क्या बोला, वाई, मतलब हम किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, वाई को। और यहां पर हम दिखाएंगे सी को, आई को एंड एग्रीगेट डिमांड को। तीनों चीजों को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन की बात करते हैं। तो इनकम और कंजम्पशन, पहले हम इन दो लाइनों को देखेंगे, फिर हम इनकम और इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, और फिर हम इनकम और एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे। तो सबसे पहले इनकम और कंजम्पशन को देखते हैं। इनकम 0 तो कंजम्पशन 100। तो यहाँ पे इनकम हमारी, पहले स्केल ले लेते हैं ना, स्केल हमारे इनकम में 0 हो गया, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक इसी तरह यहां पर भी स्केल ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 एंड देन 600। तो इनकम अगर 0 है तो कंजम्पशन कितना, 100। तो इनकम यहाँ पे मैं आता हूँ 0 और कंजम्पशन आता हूँ 100, मतलब पहला पॉइंट मुझे ये मिला। फिर इनकम 100 है तो कंजम्पशन 150। तो इनकम 100 तो कंजम्पशन 150, यानी 100 और 200 के बीच में, तो ये वाला पॉइंट होगा, है ना। फिर इनकम 200 तो कंजम्पशन भी हमारा 200। इनकम 200 तो कंजम्पशन भी कितना हो गया हमारा, 200। फिर इनकम 300 तो कंजम्पशन 250। इनकम 300 तो कंजम्पशन हमारा कितना दिख रहा है, 250, यानी ये। उसके बाद फिर इनकम 400 तो कंजम्पशन 300। इनकम 400 तो कंजम्पशन हमारा आ गया ये 300। इनकम 500 कंजम्पशन 350। इनकम 500 कंजम्पशन 350। फिर इनकम 600 तो कंजम्पशन 400। इनकम 600 तो कंजम्पशन हमारा 400। तो इस तरीके से
ये हमारी एक लाइन बनी, कौन सी, कंजम्पशन की, जिसको हमने बोल दिया सी। 1 2 3 4 5 6 7, इतने पॉइंट इसमें बने। अब हम देखेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट को। तो इनकम 0 है तो इन्वेस्टमेंट कितना, 100। इनकम 0, इन्वेस्टमेंट 100, तो पहला पॉइंट तो यही आया। इनकम 100 है तो इन्वेस्टमेंट भी 100 है। इनकम 100 तो इन्वेस्टमेंट भी 100। जबकि इनकम कितनी भी हो, हर बार आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 100 है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनने वाली है। कहाँ तक, ये 0 से, ये भी एक पॉइंट था ना, तो इसको हमने क्या बोल दिया, आई। ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का लाइन बन गया। अब तीसरा हमको देखना है इनकम और एग्रीगेट डिमांड के साथ। तो इनकम 0, एग्रीगेट डिमांड 200। इनकम 0, एग्रीगेट डिमांड 200। इनकम 100, एग्रीगेट डिमांड 250। इनकम 100 तो एग्रीगेट डिमांड 250, मतलब ये 300 और 200 के बीच में। फिर 200 तो 300, 200 तो ये 300, 300 तो 350, 300 तो 350, 400 400, 400 और 400, 500 450, 500 और 450, फिर 600 500, तो 600 और ये हमारा हुआ 500। इस लाइन को हम मिला देते हैं। तो ये जो हमारा कर्व है, ये जो हमारी लाइन है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व बोलेंगे, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व मतलब क्या होगा, जो हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों के बीच के रिलेशन को दिखाती है, किस फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। तो इनकम और जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को कर्व के फॉर्म में दिखाना है, ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है, क्या बनता है आपका, एग्रीगेट डिमांड बनती है। ठीक, यहाँ पे ये बात ध्यान रखें आप कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये इसमें आपको एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तीनों को ही एग्जाम में बना के आना है। यानी आता जरूर है केवल एग्रीगेट डिमांड, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बनती कैसे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। तो ये दोनों लाइनें होना जरूरी ना, क्योंकि सी प्लस आई करने के लिए सी प्लस आई तो हो, तभी तो आप उसको प्लस करोगे। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, नोट कर ले इसको फटाफट। तो इस तरीके से आज हमने एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, और एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देखे थे। ठीक है, अब कल की क्लास में हम एग्रीगेट सप्लाई चालू करेंगे, और एग्रीगेट सप्लाई भी तभी समझ आएगा जब हमको एग्रीगेट डिमांड पता हो। अगर एग्रीगेट डिमांड हमें नहीं पता तो एग्रीगेट सप्लाई भी नहीं बने, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का जस्ट अपोजिट एग्रीगेट सप्लाई होता है, उसमें भी कंपोनेंट आते हैं, उसमें भी एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल और एग्रीगेट सप्लाई कर्व आता है। तो अगर हमको एग्रीगेट सप्लाई वाली क्लास पढ़नी है तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार एग्रीगेट डिमांड जो आज की क्लास आपने पढ़ी है इसका रिवीजन करके रखें। ठीक है, तो कल की क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, एग्रीगेट सप्लाई। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।